नमस्कार। हम आदिकालीन साहित्य पर सतत बात कर रहे हैं। देखिए, हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, आदि यहाँ पर प्रारंभिक प्रवृत्तियों का सूचक है। तो आदिकाल हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण कालखंड है जो कि परवर्ती हिंदी साहित्य के लिए एक महत्वपूर्ण आधार भूमि तैयार वो साहित्य करता है। जब हम आदिकाल की बात करते हैं तो इसे वीरगाथा काल, प्रारंभिक काल, आरंभिक काल, आदिकाल और बीजवपन काल, संधि काल, चारण काल जैसे नामों से इसे पुकारा गया है। कौन सा नाम इसके लिए सटीक बैठता है, कौन सा नाम इस काल की प्रवृत्तिगत विशेषताओं से भली भांति परिचित कराता है, तो वहां हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा दिए गए आदिकाल को स्वीकारा है। हिंदी के आदिकालीन साहित्य पर हम सतत बात कर रहे हैं और उस साहित्य को यदि हम देखें तो मोटे तौर पर हम उसे 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें धार्मिक साहित्य, राज्याश्रित साहित्य और लौकिक साहित्य की बात कर सकते हैं। जब हम धार्मिक साहित्य की बात करते हैं तो हम उसमें जैन, सिद्ध और नाथ संप्रदाय से संबंधित जो साहित्य है हम उसकी बात करते हैं। इस साहित्य पर हम बात कर चुके हैं। धार्मिक साहित्य की बात हमने सतत की है, सिद्ध 84 सिद्धों के साहित्य की, फिर 9 नाथों के साहित्य की और जैन कवियों द्वारा जो अपने महापुरुषों और तीर्थंकरों के जीवन चरित्र से संबंधित जो ग्रंथ लिखे गए हमने उनकी भी बात की। आज हम राज्याश्रय से संबंधित साहित्य की चर्चा करेंगे, जो दूसरा भेद है आदिकाल का। आदिकाल की काव्य सामग्री के संबंध में यदि हम देखें, यदि हम भेद के रूप में ही पढ़ें, तो दूसरा है राज्याश्रय से संबंधित साहित्य। तो यदि हम राज्याश्रय से संबंधित साहित्य की बात करते हैं तो वहां पर जो साहित्य हमें जिसकी बात करनी चाहिए वो है रासो साहित्य। अब यहाँ पर एक प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या जो जैन काव्य परंपरा में जो रास ग्रंथ लिखे गए, जिसमें भरतेश्वर, बाहुबली रास, नेमिनाथ रास जैसे ग्रंथ आते हैं, क्या ये उसी परंपरा का काव्य है जो रासो साहित्य हम बात कर रहे हैं? तो जब हम रासो साहित्य की बात करते हैं तो ये जैन काव्य परंपरा से सर्वथा जो अलग भाव भूमि पर नजर आने वाला ये साहित्य है। जब हम जैन कवियों की बात कर रहे हैं, जैन ग्रंथों की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो रास छंद है उसका प्रयोग वहां पर शांत रस के प्रयोग के लिए किया गया है और वहां पर नृत्य और गायन की शैलियों के रूप में भी वो प्रयुक्त हुए हैं और जो महापुरुष हैं उनके चरित्र का गुणगान करना उन ग्रंथों का ध्येय रहा है। लेकिन जब हम रासो साहित्य की बात करते हैं तो ये विषय बिल्कुल अलग है और इस विषय का उद्देश्य राजाओं के चरित्र का वर्णन करना है, उनके युद्धों का वर्णन करना है, उनकी खूबियों का वर्णन करना है। एक प्रकार से ये प्रशंसात्मक साहित्य कहा जा सकता है। तो आश्रयदाता राजाओं को खुश करने के लिए कई बार ये साहित्य उन चारण कवियों ने लिखा और कई बारी जो है वो उन राजाओं द्वारा स्वयं लिखवाया गया। तो ये रास काव्य और रासो काव्य में अंतर है। रासो काव्य जो है वो वीरता की भावना से युक्त जो रचनाएं हैं, जो आश्रयदाता राजाओं को उनको प्रशंसा प्राप्त करने के लिए जो रचनाएं लिखी गई वो रासो साहित्य है। रासो साहित्य के बारे में एक बात और भी है कि चूंकि इसमें राजाओं की प्रशंसा का वर्णन है तो कई बार उनके जो उत्तराधिकारी जो राजा होते थे वो भी अपना नाम उसमें जुड़वा दिया करते थे। इसलिए इनके जो मूल ग्रंथ है इसका आकार कैसा रहा होगा ये कहना एक तरह से प्रामाणिकता के दायरे से बाहर आ जाता है। तो ये ग्रंथ प्रामाणिक नहीं माने जाते हैं, अप्रामाणिक है। और जो इन बाद वाले जो राजा हुए हैं, उत्तराधिकारी जो राजा हुए हैं, उनके द्वारा सतत इनमें कुछ अंश जुड़वाते रहने से ये अप्रामाणिक हो गए। वो प्रक्षिप्त अंश कहलाते हैं, जो बाद में जो अंश जुड़ते चले जाते हैं और इसकी एक बहुत बड़ी संख्या है। तो कौन से रासो साहित्य प्रमुख हुए हैं, कौन से ग्रंथ उल्लेखनीय हैं आदिकाल के रासो साहित्य परंपरा के, उन पर हम आज बात करेंगे। पहला ग्रंथ जो है वो है खुमान रासो और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका रचना काल 9वीं शताब्दी मानते हैं। देखिए, दलपत विजय इसके रचनाकार माने गए हैं, लेकिन क्या वाकई दलपत विजय ने लिखा है ये संशय के घेरे में है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ग्रंथ जो है किस कवि ने लिखा है ये नहीं पता चल पाता है। देखिए, चित्तौड़ के जो नरेश है, राजा खुमान जो है,
उनके युद्धों का चित्रण इस ग्रंथ में किया गया है। और इसमें आरंभिक हिंदी रूप मिलता है, भाषा का रूप देखिए राजस्थानी भाषा में ये लिखा गया है, लेकिन हिंदी के प्रारंभिक रूपों का दर्शन इसमें होता है। और इस ग्रंथ की एक जो कृति जिसे प्रामाणिक कहा गया है वो पूना के संग्रहालय में सुरक्षित है। इसमें दोहा, कवित्त और सवैया जैसे छंदों का प्रयोग हुआ है। वीरता और श्रृंगार की प्रधानता इसमें भी देखी जाती है और काव्यात्मक जो सरस वर्णन है उसका प्राचुर्य भी खुमान रासों में दिखाई देता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो खुमान रासो आदिकाल की रासो साहित्य परंपरा का एक प्रमुख ग्रंथ ठहरता है। देखिए प्राचीन काल में मुद्रण का अभाव था, तो ऐसे में जो कवि जैसा लिखते थे लिपिकर्ता वैसे ही उसकी भाषा भी हो जाया करती थी। और यहाँ पर रासो साहित्य के संदर्भ में भी यह बात ठीक है। वहां पर बहुत अधिक भाषाई सजगता के प्रति आग्रह नहीं दिखाई देता है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। रासो काव्य परंपरा की अगली कड़ी में जो ग्रंथ आता है वो बीसलदेव रासो है और 11वीं शताब्दी में इसकी रचना है। नाहल्ल कवि ने 1155 ईस्वी में इसकी रचना की है, जो कि एक उनके ही दोहे से स्पष्ट हो जाता है कि 1272 मंझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नालह रसायन आरंभई शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। तो इससे स्पष्ट है कि जो रचना है वो 1272 संवत यद्यपि कहा गया है और कुछ विद्वान इसे 1272 ही विक्रम संवत मानते हैं, लेकिन यदि इसमें से इसको घटाया जाए और ईस्वी किया जाए तो ये 1155 ईस्वी के आसपास की रचना भी कुछ आलोचक इसकी मानते हैं। कुछ जो व्रत संग्रह करता है वो इसे आदिकाल की रचना ही नहीं मानते हैं और वो 16वीं शताब्दी के आसपास की रचना मानते हैं, जिसमें मोतीलाल मिनारिया भी प्रमुख हैं, वो भी इसे इस समय की रचना मानते हैं। देखिए बीसलदेव रासो की यदि बात करें, यदि इसका समय क्या है और क्या ये प्रामाणिक है या अप्रामाणिक है, इससे इतर यदि हम इसके काव्यात्मक पक्ष पर बात करें तो ये गेय काव्य है और लोक परंपरा से जनमानस के कंठ में सुरक्षित रहा है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो गेय काव्य होने के कारण इसके रूप में सतत परिवर्तन आता रहा और ये भी एक कारण है कि प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में ये उपलब्ध नहीं होता है। विषय वस्तु की बात करें तो भोज परमार की पुत्री जो राजमती है और अजमेर के जो चौहान राजा बिसलदेव तृतीय के विवाह का इसमें वर्णन है, वियोग भी है यहाँ पर और पुनर्मिलन की कथा भी है। तो ये सारी कथाएं इसमें बिसलदेव रासो में सतत चलती है। यहाँ पर जो है स्त्री गरिमा की बात भी बिसलदेव रासो ग्रंथ करता है। तो देखिए जो स्त्री के सम्मान की जो परंपरा या जान पड़ती है संस्कार रूप में, वो यहाँ पर इन ग्रंथों में मिलती है। तो दूसरी बात यहाँ पर यदि हम देखें तो जो राजमती है उसका वियोग भी यहाँ पर दिखाया गया है और श्रृंगार परंपरा का जो प्रारंभ और जिसका विकास हम रीतिकाल में देखते हैं उसका प्रारंभ भी कहीं ना कहीं इन जो ये गेय काव्य रहे हैं इन ग्रंथों से प्रारंभ मानना पड़ता है। तो यही परंपरा बाद में विद्यापति से होती हुई भक्ति काल के प्रेमाख्यानक काव्यों तक पहुंचती है, उसके बाद रीतिकाल में ये वटवृक्ष बन जाती है। तो इस प्रकार जो सरस श्रृंगार काव्य का जो बीज रूप में जो प्रस्फुटन और विकास भी इस ग्रंथ में मिलता है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण इस ग्रंथ की उपलब्धि, इन ग्रंथों की उपलब्धि और पूर्व पीठिका के रूप में ये चीज जानी जाएगी। इसके बाद जो रासो काव्य परंपरा का अगला ग्रंथ है वो है हम्मीर रासो। देखिए हम्मीर रासो सर्वथा अप्रामाणिक रचना मानी गई है। केवल प्राकृत पेंगलम में जो 8 छंद है उसके आधार पर इस रचना का अस्तित्व माना गया है। अब जो राहुल सांकृत्यायन है वो इसको जज्जल कवि द्वारा मानते हैं और कुछ अन्य जो हैं वो शारंगधर कृत मानते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पाता है कि किसकी रचना है। हम्मीर के युद्ध का तो वर्णन है ही, लेकिन इसकी रचयिता कौन है, यह अप्रामाणिकता के घेरे में ये सवाल रह जाता है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण रचना है वो परमाल रासो है और जिसके रचयिता जगनिक
कवि हैं और ये भी लोक गेय काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है। उत्तर प्रदेश में यही ग्रंथ आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है और इसका प्रसिद्ध छंद जो है आला है, इसकी शैली जो है वो आला है, जो कि बाद में बहुत अधिक प्रचलित रही, बहुत अधिक इसे अपनाया गया लोकप्रिय शैली के रूप में। देखिए 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने जिस आल्हा खंड का प्रकाशन करवाया था वह मौखिक परंपरा पर ही आधारित था, मतलब लिखित ग्रंथ के रूप में यह नहीं मिलता है। और इस ग्रंथ में चूंकि आल्हा खंड है, वीरता की बात की जा रही है, तो आला और उदल जो दो वीर सरदार हुए उनकी वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है। युद्धों का अत्यंत ही प्रभावशाली और सजीव चित्रांकन इस ग्रंथ में की गई है। भाषा की दृष्टि से इसका मूल्यांकन नहीं कर सकते क्योंकि इसका मूल रूप, शुद्ध रूप जो है वो सुरक्षित नहीं है और अनेक प्रकार के परिवर्तन इसमें सतत दिखाई देते हैं। छंद विशेष की दृष्टि से देखें तो जैसा कि हमने कहा कि आला शैली कहना होगा क्योंकि इस ग्रंथ की एक विशेष शैली है, इसलिए एक आला शैली ही नाम से, परमाल रासो या आला खंड के नाम से एक शैली ही वहां पर चल पड़ी थी और उसे आला शैली कहा गया। इसके बाद जो ग्रंथ आता है वो है पृथ्वीराज रासो, जिसे चंद बरदाई कृत माना गया है। पृथ्वीराज रासो और चंद की मित्रता की भी बहुत सारे फसाने हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर हम साहित्यिक दृष्टि से यदि बात करें तो पहली बात कि इसके रचयिता चंद बरदाई हैं, इसके 4 संस्करण मिलते हैं। देखिए पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो यहाँ पर भी अप्रामाणिकता है। 4 संस्करण मिलते हैं, एक बहुत बृहत्तर संस्करण तो लघु संस्करण भी मिलते हैं और 2 मझोले आकार के संस्करण मिलते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो चंद्रबरदाई का जन्म जो आचार्य शुक्ल है वो 1168 ईस्वी के समक्ष मानते हैं और वो कहते हैं कि रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे और जो चंद के बारे में कहते हैं, और इनका और पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था, ये कहा जाता है। तो जब हम पृथ्वीराज रासो की बात करते हैं तो इसमें 69 समय मिलते हैं, सर्ग नहीं 69 समय जो मिलता है, जो प्रामाणिक जिसे माना गया है, जो काशी नागरी सभा प्रचारिणी सभा काशी द्वारा जो प्रकाशित हुआ है संस्करण, उसमें 69 समय माने गए हैं। पृथ्वीराज रासो के सर्ग को समय कहते हैं, ये बात ध्यान रखिए। इसका सबसे बड़ा समय जो है कनवज्ज युद्ध है और ये वीर और श्रृंगार रस प्रधान काव्य है। यदि हम देखें इसकी छंद योजना पर, इसकी अलंकार योजना पर बात करें तो देखिए छप्पय जो छंद है उसका बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। या द्वित्व वर्णों की, संयुक्त वर्णों की आवृत्ति भी देखी जाती है। जब हम युद्ध के जो वर्णन देखते हैं, हम देखते हैं कि जहां पर रुंड मुंड बिखरे हैं, विभत्स चित्रण है, वहां पर ये सारी जो शैली, वहां पर शाब्दिक अभिव्यंजना वहां पर ऐसी मिलेगी। पिंगल शैली में लिखा हुआ ये काव्य है। पिंगल क्या है? देखिए अपभ्रंश और ब्रजभाषा के मिश्रण से जो भाषा संस्कारित होती है वो पिंगल शैली है। जो शब्द चयन है सर्वत्र आद्योपांत वहां पर रसानुकूल है और अभिधेय भाषा में जो कवि है वो अधिक बात करता है। और जैसा कि हमने कहा श्रृंगार और वीर रस का प्राधान्य पृथ्वीराज रासो में दिखाई देता है। तो इस दृष्टि से ये जो ग्रंथ है एक महत्वपूर्ण ग्रंथ हो जाता है। देखिए हमने कहा कि 4 इसके संस्करण हैं, तो जो प्रामाणिक माना गया है वो सबसे बड़ा संस्करण काशी नागरी प्रचारिणी काशी से प्रकाशित होता है और ये जो सभा है वो 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासो का संपादन करवाती है, जिसमें 16,306 छंद हैं और 69 समय हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 16,306 छंद हैं इसमें। जो सबसे बड़ा संस्करण जो है काशी से जो प्रकाशित होता है। जो दूसरा संस्करण मानते हैं उसमें हम केवल और केवल 7,000 छंदों का काव्य माना जाता है और अबोहर और बीकानेर में इसकी कृतियां जो हैं वो सुरक्षित है, जो द्वितीय संस्करण है। ये कहा गया है कि 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया है।
तीसरा जो लघु संस्करण है उसमें 3500 छंद माने गए हैं और केवल 19 समय माने गए हैं। और चौथा संस्करण सबसे छोटा माना गया है जिसमें केवल और केवल 1300 छंद माने गए हैं। और इसी को जो सबसे लघु संस्करण है उसे जो डॉक्टर दशरथ है वो मूल रासो काव्य मानते हैं। बहरहाल बहुत विवाद है यहाँ पर कि किसे प्रामाणिक माना जाए या नहीं माना जाए, तो अलग अलग यहाँ पर मत हैं। 3 मत महत्वपूर्ण हैं जिनकी हम बात करेंगे। देखिए, एक वर्ग वो है जिसमें डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टोड जैसे जो साहित्यकार हैं, जो आलोचक हैं, जो रचनाकार हैं, जो इतिहासकार हैं, वे काशी नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित जो संस्करण है उसी को प्रामाणिक मानते हैं। मतलब जो सर्वाधिक बड़ा जो संस्करण है जिसमें लगभग 69 समय है और 16,306 छंद है, उसे ही ये वर्ग जो है वो प्रामाणिक मानता है। दूसरा वर्ग वो आता है जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराजा श्यामल दास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर बुलर, मुंशी देवी प्रसाद इसे सर्वथा अप्रामाणिक मानते हैं कि इसमें ये बहुत अधिक इसमें जो है बाद में प्रक्षिप्त अंश जुड़े हैं, इसलिए ये प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। तो ये वो वर्ग है। एक वर्ग है मुनि जिनविजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जो कि ये मानते हैं कि ये चंद द्वारा रचित है, जो चंद बरदाई द्वारा रचित है, लेकिन इसका जो मूल रूप है, जो प्रामाणिक रूप है वो अनुपलब्ध है, वो नहीं मिलता। तो इस प्रकार ये 3 वर्ग माने गए हैं। और इन 3 वर्गों की हम जब बात करते हैं तो बहुत सारी बातें हैं कि क्यों इसे अप्रामाणिक माना जाए। बहुत सारे घटनाक्रमों की एक सूची पूरी दी गई है, जिसमें से यदि हम कुछ देखें तो एक ये है कि पृथ्वीराज की मां का नाम कर्पूरी था, ऐसा कहा गया है, लेकिन रासों में कमला बताया गया है। इसी तरह बहुत सारे युद्धों की बात यहाँ पर की गई है। सोमेश्वर वध का जो बात है वो भी इतिहास सम्मत नहीं जान पड़ता है। जो रासों में पृथ्वीराज के 14 विवाहों का वर्णन है जो भी मेल नहीं खाता इतिहास से। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें इतिहास की तारीखों में फेरबदल है, जहां पर उसकी जो घटनाक्रम है वहां पर बहुत सारी विसंगतियां हैं। तो ये सारी बातें देखी जाती हैं पृथ्वीराज रासो की जब हम बात कर रहे हैं। यदि हम देखें तो जो बहुत सारे हिंदी के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, चाहे आप सूरदास कृत ले लीजिए, कबीर कृत ले लीजिए, वहां पर मूल रूप में नहीं उपलब्ध होते हैं। तो इसी तरह पृथ्वीराज रासो भी एक महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है, जिसमें कि ये ठीक है कि अनेक घटनाएं, अनेक अंश हो सकता है कि बाद में जोड़े गए हैं, लेकिन इसे अप्रामाणिक कहकर हम इसका तिरस्कार नहीं कर सकते। देखिए, इसमें भी श्रृंगार और वीर रस 2 प्रमुख रस हैं, और जो स्त्री जो है वो सभी पूरे कथानक के केंद्र में है। वस्तु वर्णन का आधिक्य है यहाँ पर। नगरों, किलों, सरोवरों, वनों सभी का यहाँ पर चित्रण मिलता है। युद्ध क्षेत्र का यहाँ प्रामाणिक चित्रण मिलता है। भाषा के संदर्भ में पिंगल शैली का ये काव्य है और शब्द चयन रसानुकूल है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जब हम पृथ्वीराज रासो की बात करते हैं। तो ये हिंदी साहित्य का जो रासो साहित्य परंपरा है उसमें हमने इन ग्रंथों की बात की, जिसमें हमने बात खुमान रासो से लेकर बिसलदेव रासो, हम्मीर रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो तक की बात की। आपको इनके रचनाक्रम का पता रखना है, रचना काल का पता रखना है, बीसल जो इसके विषय वस्तु है उसकी पता रखना है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बीसलदेव रासो और परमाल रासो जो है मूलतः गेय काव्य है। काव्यात्मक तो सभी है, लेकिन लोक गेय काव्य की श्रेणी में आते हैं। जब हम इन सभी काव्यों में अलंकारों का प्रयोग देखते हैं तो अलंकारों का बहुत ही सहज प्रयोग वहां पर दिखाई देता है। जहां युद्धों का वर्णन है वहां द्वित्व वर्ण और जो संयुक्त व्यंजन है उनकी प्रधानता मिलने लगती है। यहाँ पर दोहा, सवैया, छप्पय, ये सारे जो छंद हैं वो बहुत अधिक इन ग्रंथों में मिलते हैं। आला खंड की आला शैली है, लेकिन जो अधिकांश जो रासो साहित्य है वो डिंगल पिंगल शैली में लिखा गया है। डिंगल शैली राजस्थानी और अपभ्रंश के मिश्रण के योग से बनती है, तो पिंगल शैली ब्रजभाषा और अपभ्रंश के योग से बनती है।
अलंकारों की यदि हम बात करें तो सभी अलंकारों का लगभग सभी शब्द अलंकारों और अर्थालंकारों का प्रयोग जो है वो रासो काव्य में मिलता है। तो इस दृष्टि से भी ये सहज काव्य हैं और श्रृंगारिकता की दृष्टि से और वीर गाथात्मक प्रवृत्ति की दृष्टि से ये जो साहित्य है वो परवर्ती जो साहित्य है उसके लिए एक आधार भूमि तैयार करता है, एक दिशा निर्देशित करता है। तो इसलिए हम इन ग्रंथों को, भले ही ये प्रामाणिक नहीं है पूर्णतः, लेकिन इसे हिंदी साहित्य की काव्य धारा से खारिज नहीं कर सकते। इसीलिए जो रासो साहित्य परंपरा है वो हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण काव्य परंपरा के रूप में जानी जाती है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।